क्योंकि भाई भूटान में ना तो कोई कार्ड चलता है ना यूपीआई चलता है, और सिर्फ आपका कैश चलेगा। तो इसलिए भाई इंडिया से ही कैश लेकर जाना सारा का सारा। बाकी ये देखो भाई, इंडिया में भी भूटान की करेंसी चल जाती है। 100 का नोट है भूटान का, ये 1000 का नोट है। तो चलो अभी हम करेंसी लेंगे, सारे नोट एक एक, तब आपको अच्छे से दिखाऊंगा। भूटान इतना महंगा है कि इतने में आप यूरोप घूम के आ सकते हो आराम से। तो देखो भाई, गेट तो वो रहा सामने। गाड़ी से अगर आपको जाना है और पैदल जाना है तो इस तरह से ये पतली सी ना गली सी बना रखी है, यहाँ लिखा भी हुआ है इंडिया भूटान पेडिस्ट्रियन गेट। बट अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो 4500 रुपीज ग्रीन टैक्स तो देना ही है पर नाइट। उसके अलावा एक बैकअप वैन भी लेनी पड़ेगी जिसकी फीस है 3500 रुपीज पर नाइट। चलो भाई, एंट्री हो भी गई। बस इंडिया साइड में उन्होंने गाड़ी को चेक किया, डॉक्यूमेंट तो कोई चेक नहीं किया। अब शायद ये भूटान वाले जो है वो QR कोड मांगेंगे, वो जो जनरेट किया था ना हमने। बाकी रोड एंड ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो भाई सेम टू सेम इंडिया वाले ही है। मतलब आप लेफ्ट रोड पे ही ड्राइविंग करोगे और स्टीयरिंग व्हील भी सब गाड़ियों के राइट साइड वाले ही है एग्जैक्ट। ज्यादातर आपको भूटान में जो बिल्डिंग्स दिखेगी ना भाई, वो थोड़ी ना ट्रेडिशनल स्टाइल की दिखेगी। मतलब उनकी जो खिड़की दरवाजे है ना, वो ऑलमोस्ट सेम से लगेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे ना ये रूल है आपका। इसी तरह से स्वागत किया जाता है। ये व्हाइट कलर का स्कार्फ या जो भी आप कहना चाहो। भाई ये देखना, इन्होंने बालकनी तो बना रखी है पर बालकनी में जाने का रास्ता नहीं छोड़ रखा। दोनों तरफ बस खिड़की है, वहां भी और यहाँ भी। बंदा जाएगा कैसे? इधर है क्या गेट? हाँ, इधर की साइड होगा शायद। और ये है भाई इंडिया भूटान का बॉर्डर वाला शहर जयगांव। सामने आप देख सकते हो काफी सारे शोरूम वगैरह भी है। एंड वो जो आप सामने चेक पोस्ट देख रहे हो ना, बस वहीं से राइट लेते ही भूटान का गेट आ जाएगा, जो कि अराउंड इस वाले पेड़ के पीछे है। दिख नहीं रहा ना अभी, पर यहीं पे है। और अपनी गाड़ी भी ना यहीं कहीं नीचे खड़ी है, जहाँ ये भैया खड़े हैं ना, इसी के आसपास ही कहीं पे। दिख नहीं रही यहाँ से। तो ये देखो भाई, ये खड़ी अपनी माफिया स्कॉर्पियो एंड आज भाई फाइनली गाड़ी को लेके हम एंट्री कर लेंगे भूटान के अंदर। जी हाँ भाई, मेरी कंट्री नंबर 51 एंड स्कॉर्पियो की कंट्री नंबर 38। तो क्या प्रोसेस है, कैसे जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब आपको बताऊंगा। बहुत पैसा लगने वाला है आज, हमारा मोटा खर्चा होगा। तो इंडियन करेंसी में खर्चा होने वाला है। अब इंडियन करेंसी अपने पास है नहीं, मैं डॉलर कैरी कर रहा हूँ, तो एक्सचेंज भी करवाना पड़ेगा। तो बहुत काम है आज भाई। नीचे चलते हैं, सारे काम निपटाते हैं। उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर सारे काम निपटा के एंट्री लेंगे भूटान में। और अच्छी बात यह है कि भूटान का बॉर्डर 24 आवर्स खुला होता है, तो आप रात को 2 बजे या 3 बजे भी जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग कर सकते हो आराम से। खैर हम देर तो नहीं लगाएंगे, हम 2:30-3 बजे तक दोपहर के कर लेंगे, ताकि दिन में अच्छे से वीडियो भी बन जाए, आपको भी दिखा सके। ठीक है जी, लेट्स गो। आ जाओ। ये शीतल होटल करके यहीं पे होटल था, ऐसा रूम मिल गया था, 2 बेड थे। प्राइस तो पता नहीं, इसका शायद 1800 या 2000 होगा। हमारे एक सब्सक्राइबर भैया मिल गए थे, उन्होंने भाई पे करने ही नहीं दिया, फ्री में दिलवा दिया होटल रूम, ऊपर से ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करवा दिया। तो अभी नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। कह दिया लगेज के लिए, चलो भाई लगेज लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये भाई नीचे ही रेस्टोरेंट है इनका, शीतल रेस्टोरेंट। यहीं पे ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। एंड यहीं पे आगे भाई मिठाई की भी दुकान है, मस्त लस्सी थी मैंने पी कल यहाँ पे। अभी फिलहाल पहले लगेज रखवा रहा हूँ गाड़ी में सारा, उसके बाद फिर खाना पीना करेंगे। मार्केट तो भाई अच्छी खासी है यहाँ पे, मतलब शॉपिंग वॉपिंग करनी हो ना आपको, कपड़े जूते बेल्ट वेल्ट सब मिल जाएगी लिटरली। और होटल भी काफ़ी ऑप्शन है। एंड वो देखो सामने की साइड, ये वाला जो है ना, ये है गेट भूटान का। और रात को तो भाई बहुत सुंदर लग रहा था, मैं क्लिप डाल दूंगा इस क्लिप के ऊपर। एकदम मस्त जगमगा रहा था, दिन में बड़ा डल सा फील हो रहा है, रात में मस्त था। और ये सारी जो है ना पार्किंग है भाई होटल वालों की, मतलब जो भी आप होटल लोगे उस हिसाब से वो यहाँ पे गाड़ी पार्क करवा देंगे। एंड यहीं पे देखो नीचे भी शॉप है पूरी, यहाँ भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। भाई एक्चुअल में काफी बड़ा है ये, और ये ना प्रॉपर सिटी नहीं है, ये क्या ग्राम पंचायत है ना ये, अभी म्यूनसिपैलिटी तो नहीं आई यहाँ पे। भैया बता रहे थे, अभी आएंगे ना उनसे बताऊंगा। और सब्सक्राइबर भाई मिले, क्या नाम है आपका? संतोष चौधरी। संतोष, यहीं से हो आप? हाँ जी, लोकल। ठीक है, बस भी बढ़िया। कहाँ जा रहे हो, छुप कहाँ रहे हो? हैं फिर चलो जी, लगेज तो लोड हो गया गाड़ी में अपना मत। और भाई 25 दिसंबर आने वाला है, तो यहाँ भी देखो क्रिसमस की तैयारियां चल रही है। सबने ऐसे क्रिसमस ट्री लगा रखे सजा के। तो भाई ये मेन्यू है, सोहन ले रहा है बटर टोस्ट और मैं ले रहा हूँ पनीर या फिर आलू प्याज का परांठा, ताकि एक बार में हैवी हो जाए, दोपहर को जल्दी से भूख ना लगे। और जी भूटान की करेंसी की बात करें तो इसे बोलते हैं भूटानीज निगुल्त्रम, है ना, निगुल्त्रम। और ये भैया आ गए हैं जिनका एजेंसी भी है यहाँ पे। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे भाई डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, करेंसी जो है ना वो 1:1 पे ही चल रही है, यानी कि भूटान का 1 BN बोलेंगे हम, ठीक है, भूटानीज निगुल्त्रम, क्योंकि ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, तो इसलिए B और N। तो 1 BN इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। तो इंडिया के और वहाँ की करेंसी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, मतलब वहाँ पे जो चीज़ 100 की है वहाँ के, वो यहाँ इंडिया के भी 100 की है, समझ लो। तो हर जगह पे ना वहाँ पे इंडियन करेंसी चल जाती है, बट स्टिल हम थोड़ी सी BN ले लेंगे, ताकि फील तो आए ना भाई कि हाँ दूसरे देश में खर्चा कर रहे हैं। सही बात है। तुम्हारी कौन सी कंट्री नंबर है ये? 8वीं? 8वीं थोड़ी,
थाईलैंड तक गए थे तुम, तो कितनी हो गई थी तुम्हारी? नहीं मलेशिया भी गया था, एंटर तो करा था। नहीं एंट्री मिली नहीं ना, हाँ मिली नहीं। तो इसकी हुई एक नेपाल, फिर चाइना, फिर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, 5 तो उस ट्रिप में हो गई इसकी, और अब भूटान हो गई है छठी कंट्री। हाँ क्या बात है, 1 साल में 6 कंट्रीज, बड़ी बातचीत। लो जी परांठा आ गया है और वो रहा साथ में बटर टोस्ट, चलो खा लेते हैं जल्दी जल्दी से। भाई सबसे पहले तो एक बेल्ट लेनी है, पैंट खिसके जा रही है मेरी, तो बेल्ट ले लेता हूँ। ये तो शूज की दुकान है, इनके पास होगी शायद से यहाँ पे बेल्ट, काफी बड़ी दुकान है, देखो सब चीज है ऑलमोस्ट। वहाँ तो मिली नहीं भाई, भैया ही लेकर जा रहे हैं, ये थोड़ी ऐसी ले लेते हैं बस। वाला चाहिए? नॉर्मल कोई भी ब्लैक कलर, यही दे दो। हाँ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। थोड़ा अच्छा वाला देना। नहीं ये तो कार्टून वाला है क्या? लेदर वाला देना। अच्छा वाला ये भैया, एक दिन के लिए पहननी है, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ ठीक है, कितना ये देना है? 400 ये ले लीजिए 200। भाई यहाँ से ना ये ब्लूटूथ वाला एक बटन और ले लिए, ये बहुत काम की चीज है अपने ना गाड़ी में, जब हम व्लॉगिंग करते हो तो अभी मैं दिखाऊंगा गाड़ी में लगाने के बाद फोन को कि कैसे काम आएगा ये। बाकी ये देखो भाई, इंडिया में भी भूटान की करेंसी चल जाती है, 100 का नोट है भूटान का, ये 1000 का नोट है। तो चलो अभी हम करेंसी लेंगे, सारे नोट एक एक, तब आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो पहले भाई करेंसी के लिए चलते हैं, भैया ये अच्छा एक्सचेंज रेट दिलवा देंगे। गूगल पे 85 रुपीज का दिखा रहा है $1, तो यहाँ शायद 84 में दे देंगे। एंड भाई एटीएम भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, आईसीआईसीआई का, वो देख सकते हो। क्योंकि भाई भूटान में ना तो कोई कार्ड चलता है, ना यूपीआई चलता है, और सिर्फ आपका कैश चलेगा। तो इसलिए भाई इंडिया से ही कैश लेकर जाना सारा का सारा, वरना वहाँ पे जाके दिक्कत होगी। तो जयगांव में ही अपना कैश निकलवा लेना, हम भी जैसे डॉलर चेंज करवा रहे हैं, प्लस कुछ एटीएम से भी निकलवा लेंगे, और सारा कैश ही कैरी करेंगे अगले 8-10 दिन। भाई इस मशीन में तो पैसे नहीं है, टेम्परेली अनेबल टू डिस्पेंस, इसमें करके देखो हो जाए तो भाई। और एक बारी में ना केवल 10,000 ही निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे, तो 10,000 करके 7-8 बार ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। लो भाई 10,000 तो आ गए, बड़े पुराने से नोट आए हैं, देखना 500 के। निकालो भाई, अब 8-10 बार निकालते रहो, कर लो गिन लो। तो भाई ये ना इनकी BMS करके रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की वेबसाइट है, इसमें सबसे पहले आपको एज अ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जैसे मैं फॉरेनर पे क्लिक करूंगा तो अभी एक फॉर्म खुल जाएगा, वो पहले ही आपको भरना पड़ेगा यहाँ इंडिया साइड से ही। तो सबसे पहले तो भाई व्हीकल टाइप, इसमें हमारे पास है SUV, लाइट व्हीकल आएगा। अच्छा, फिर HR 26 EZ हाँ 4107 है ना? अब ये पोर्ट ऑफ एंट्री पूछ रहा है, क्या है ये पोर्ट ऑफ एंट्री में? अच्छा मतलब जयगांव नहीं आता, फुनचुलिंग आएगा, भूटान का दिखा रहा ना ये फुनचुलिंग। हाँ है ना? एंट्री डेट आज का आ गया। ठीक है, आज की एंट्री हो गई। डॉक्यूमेंट्स नंबर आपका दीजिए। ये अपना क्या पासपोर्ट? पासपोर्ट का दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको अपना वोटर ID कार्ड नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर डालना है, देन उसके बाद फुल नेम, फिर डॉक्यूमेंट टाइप में क्या था, फिर जेंडर, और अपना मोबाइल नंबर डाल के एक फोटो लेनी है। फोटो हमारी अपनी लेनी है ये? ठीक है, खुद की फोटो लेकर नेक्स्ट करना है। चलो ये करते हैं, उसके बाद ये डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक करके सबमिट कर देना। तो ये सिर्फ 1 दिन का QR कोड है, तो ये अगर मैं आज एंट्री ले लेता हूँ तो ठीक है, वरना ये कल वापस से करना पड़ेगा और सेम QR कोड जनरेट करके वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अब सेम उसका सोन का भी ऐसी होगा? उनका नहीं, उनको पेडेस्ट्रियन होके जाना पड़ेगा। अच्छा, ये गाड़ी वालों के लिए है सिर्फ? ठीक है, तो भाई जो भी गाड़ी से जा रहा है उनके लिए ये करना है, जो पैदल जा रहा है उनके लिए नहीं। चलो जी, करेंसी का हो गया जुगाड़, कुछ एटीएम से निकल के कुछ डॉलर चेंज करके मिल गए अपने को। और दूसरी चीज भाई, जो भी डॉक्यूमेंटेशन और फीस वगैरह है ना, वो हमने कल रात को सब कुछ डिस्कस करके रेडी कर लिया था। तो वो मैं क्लिप प्ले कर देता हूँ जो कल रात को हमने शूट करी थी, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया था सब कुछ क्या है क्या नहीं है। तो पहले आप वो क्लिप देख लो। तो जी ये है AV टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये रहे भैया, मिलो भैया, कैसे हो भैया? बढ़िया। तो हम तो सारी बातें कर चुके हैं, ये पूरा आइटनरी बना दी गई है, लगभग 7 दिन मतलब 7 नाइट्स और 8 डेज की आइटनरी है ये तो अभी समझाऊंगा तो क्या ही आपको, अब सीधा हर डे वाइज व्लॉग आएंगे, वो आप देख लेना। पर मेन है फीस की बात करते हैं भाई, फीस क्या लगने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही है। अच्छा, ये सारी फीस जो लगनी शुरू हुई है किस साल से हुई है इंडियंस के लिए? आफ्टर पेंडेमिक 2021 के बाद से ना? 2022 सितंबर के बाद। अच्छा, 2022 सितंबर। उससे पहले भाई इंडियंस के लिए फीस थी बिल्कुल ना के बराबर, तो अब बहुत ज्यादा हो गई, ये वो अलग बात है। तो सबसे पहले तो देखो भाई, यहाँ पे हमें एक गाइड लेना पड़ेगा, जैसे चाइना में लिया था ना, तो पर डे गाइड की फीस होती है 2500 से लेके 3500, डिपेंड करता है हम कल कितना बार्गेन कर पाएंगे। तो मान लो 2500 भी होती है, तो 8 दिनों के लिए हमें लेना है, नाइट्स नहीं 8 दिन के लिए है ये, तो उसके 20,000 रुपये तो भाई गाइड को पे करने पड़ेंगे।
फिर इनकी है भाई ग्रीन टैक्स, यानी अगर आप अपना व्हीकल ले जाते हो, गाड़ी या बाइक जो भी, तो वो पर डे है 4500, पर डे नहीं पर नाइट का कैलकुलेट होता है ये चीज़। मतलब कितने दिन रुक रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, कितनी रातें रुक रहे हो ना उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे है तो दिन 8, बट नाइट्स हम ना भूटान में 7 ही रुकने वाले हैं, तो इसलिए 4500 इंटू 7 31,500। ये बाइक का अलग है या यही है? सेम ही है भाई साहब। सोचो आप बाइक में आ रहे हो तो ज़्यादा महंगा लगेगा आपको, वरना गाड़ी में तो 4-5 लोग आ जाओगे तो थोड़ा बच जाएगा हिसाब किताब। फिर इसके बाद इनका भाई HDF है, जो कि क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस भूटान की, वो है पर पर्सन 1200 रुपये पर नाइट। तो हम 2 लोग जा रहे हैं, सोहन और मैं, तो 1200 इंटू 2 यानी 2400, और 7 रातों के लिए रुकने वाले हैं, तो टोटल हो गए भाई 16,800 रुपये। तो गाड़ी अगर आप एक ले जा रहे हो तो फीस 4500 फिक्स्ड है, गाइड के भी फिक्स्ड है 2500 रुपये या 3000 जो भी, बट उस गाड़ी में कितने लोग जा रहे हो उनकी फीस अलग डिपेंड करती है। एक लोग जा रहे हो तो 1200 पर नाइट, 2 जा रहे हो तो 2400, 3 जा रहे हो तो 3600, 4 जा रहे हो तो 4800, 5 जा रहे हो तो वही बढ़ते जाएंगे। अच्छा एक चीज और, जैसे कोई ग्रुप में 2-3 गाड़ियां लेकर आता है, तो गाइड एक ही चाहिए उनको पूरे ग्रुप के लिए? ऐसा है 22 पैक्स तक एक गाइड यूज कर सकते हैं। 22 लोगों तक, ठीक है। तो मतलब आप गाड़ियां जितनी भी ला रहे हो, पर अगर 22 लोगों से ज्यादा लोग हो रहे हैं तो आपको फिर गाइड 2 लेने पड़ेंगे। 22 से कम है लोग तो फिर भैया एक ही गाइड ले लो, चाहे 4 बाइक ला रहे हो, 5 ला रहे हो, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी। तो ये मैंने आपको फीस समझा दिया। अब इसके अलावा अच्छा होटल्स भी मैंने सुना है ऐसा कुछ है कि मिनिमम 3 स्टार लेना पड़ता है। हाँ जी 3 स्टार क्या, मिनिमम 3 स्टार क्या, कैंपिंग तो कर ही नहीं सकते है ना, अलाउड ही नहीं है। तो 3 स्टार होटल मिनिमम लेना पड़ेगा, जो भाई स्टार्टिंग रेंज है 2500-3000 रुपए से पर नाइट, जो भी आप लोगे, और हाईएस्ट तो भाई 20-30 हजार के भी होटल होंगे। तो हम थोड़ा मिडिल कैटेगरी में रहेंगे, ना बिल्कुल लो ना बिल्कुल हाई, थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, समझ रहे हो। तो अब ये जो 7 नाइट या 8 दिनों की फीस हो गई, ये फिक्स फीस है 68,300। अगर हम दिन बढ़ाएंगे तो ये फीस भी बढ़ेगी, दिन कम कर देंगे तो फीस कम हो जाएगी। पर ये जैसे अगर 7 रातों का है तो ये तो अभी कटवानी पड़ेगी ना फीस एडवांस में सारी? नहीं, जिस दिन आप भूटान एंटर करोगे, मीन्स एक दिन जो है आप लोग जिस दिन रुकते हो फुनचुलिंग तक, तो हाँ। 24 घंटा फ्री है सब। नहीं, जैसे फर्स्ट डे है तो ये फर्स्ट डे पहले ही बताना पड़ेगा 8 दिन के लिए जा रहे हैं, 9 दिन के लिए। और अगर दिन ज्यादा हो गए वहां जाके तो थिम्पू में जाके एक्सटेंशन कर सकते हैं, और कम हो गए तो कुछ नहीं हो सकता, पे कर दिया तो कर दिया। नहीं, उसका भी प्रोसेस है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, फिर उसको बहुत लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा रिफंड के लिए। इसके अलावा भाई जैसे ये जो जयगांव सिटी है ना, ऐसी भूटान के जो बॉर्डर के उधर सिटी है, उसका नाम है फुनचुलिंग। तो रूल ये है कि अगर आप फुनचुलिंग जा रहे हो तो 24 घंटे के लिए आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई ग्रीन टैक्स नहीं देना, कोई गाइड नहीं लेना, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस नहीं देनी, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वीजा भी फ्री है इंडियंस के लिए, तो आप 24 घंटे के लिए भूटान घूम के आ सकते हो, फुनचुलिंग, और फिर घूम फिर के वापस इंडिया आ जाओ, तो उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। बट अगर आप 24 घंटे से ज्यादा घूम रहे हो या फुनचुलिंग से आगे जाओगे, पारो या थिम्पू, तो आपको ये सब फीस कटवानी पड़ेगी, गाइड रखना पड़ेगा, इसके बिना अलाउड है ही। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये तो इंडियंस के लिए हो गया, फॉरेनर्स के लिए कुछ अलग है? फॉरेनर्स के लिए जो हम लोग को इंडियंस के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस जो 1200 लगती है ना, वो फॉरेनर्स के लिए $100 लगते हैं पर 8,500 रुपए जी। ओ भाई साहब। उसके बाद में उनका पैकेज चार्जेस अलग से लगते हैं, और ये ग्रीन टैक्स वगैरह सेम है? हाँ सब कुछ सेम है। तो फॉरेनर मतलब नेपाली भी हो चाहे कोई भी कंट्री हो? नेपाल भी एज अ फॉरेनर से काउंटिंग है। जस्ट हम लोग का जो शार्क कंट्रीज है, हाँ। शार्क में बोले तो खाली हम लोग का इंडिया जो है, इंडिया को खाली छूट दिया गया। इवन बांग्लादेश जो है ना शार्क में आते हैं, उनको भी डॉलर में ही पे करना होता है। भाई साहब मतलब कोई सोचो भाई पाकिस्तान से या फिर कोई जर्मनी वगैरह से आ रहा है तो 8,500 रुपए पर पर्सन पर डे पे करना पड़ेगा, और ये गाइड वाइड के तो अलग से है ही, तो उनके लिए तो बहुत ही महंगा हो गया भूटान एक तरह से। इंडियंस के लिए तो चलो फिर भी थोड़ा सस्ता है, बट इतना भी सस्ता नहीं है भाई। देख लो 70,000 रुपए तो फीस में जा रहे हैं। अब रहना खाना डीजल क्या रेट है वहाँ पे? डीजल इंडिया से कुछ 30 रुपये सस्ता है, मतलब 60-65 रुपए होगा। हाँ जी, 63 रुपीज समथिंग। चलो डीजल में तो थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, बट भूटान ना इतनी बड़ी कंट्री नहीं है कि आप ज्यादा ड्राइव करोगे, तो मुझे नहीं लगता डीजल के पैसों से कुछ फर्क पड़ेगा इतना। और ये फीस बहुत चुभती है भाई लोगों को। और ये कोविड से पहले बिल्कुल जीरो, ग्रीन टैक्स भी जीरो, हाँ जी, कुछ नहीं, गाइड भी नहीं चाहिए, 100 रुपीज तक थे उस टाइम पे। एक लगता था 100 रुपीज 100 रुपीज पर डे। अरे वो तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है भाई। तो चलो भाई ये सब कुछ हो गया है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, वो मैं आपको लिस्ट फटाफट बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप अपना गाड़ी, खुद का गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो पहले तो चाहिए आरसी बुक, सेकंड चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन चल जाएगा वो, इंडियन, और थर्ड आपका पीयूसी,
पीयूसी मतलब पोल्यूशन पोल्यूशन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट एंड फोर्थ है आपका Insurance. इंश्योरेंस। ये 4 मैंडेटरी है। और भूटान घूमने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट इंडियंस लोगों के लिए उन्होंने छूट दे रखा है। एक है वोटर आईडी कार्ड जो एकदम ओरिजिनल हार्ड कॉपी के साथ में चाहिए, और अदरवाइज पासपोर्ट जिसमें 6 मंथ का वैलिडिटी रहना चाहिए, तभी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं अंदर जाने के लिए। और 24 घंटे के लिए आपके पास में अगर आधार कार्ड हो तो आप आधार कार्ड से भी 24 घंटे घूम के आ सकते हैं, बट खाली फुनशुलिंग के लिए अलाउड है। तो इन शॉर्ट 24 घंटे के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड दिखाओ, गाड़ी ले जाओ चाहे बाइक ले जाओ, घूम फिर के आ जाओ। पर अगर 24 घंटे ज्यादा और आगे तक जाना है तो ये सब डॉक्यूमेंट बता दिए। गाड़ी के 4 डॉक्यूमेंट, आपका अपना पासपोर्ट या वोटर आईडी। जैसे सोहन का पासपोर्ट अभी तक रेडी नहीं है, बन के नहीं आया, वो भीग गया था ना थाईलैंड में, तो उसके पास पासपोर्ट है नहीं, तो उसका हम वोटर कार्ड से एंट्री लेंगे, और मेरी जो एंट्री होगी वो पासपोर्ट स्टैंप मारेंगे पासपोर्ट पे। कल नहीं मारेंगे, परसों मारेंगे ना, तो अभी नहीं मारेंगे वो स्टैंप। वो मैं बताऊंगा आपको क्या प्लान आगे का, उस हिसाब से फिर उस दिन मरवाऊंगा स्टैंप पूरा, मतलब इमिग्रेशन जब होगी। तो इस पेज को भाई संभाल के रख लेते हैं अभी फिलहाल। इसमें होटल्स वगैरह भी लिख दिए भैया ने अच्छे अच्छे कहाँ पे है। अभी आइटनरी पूरी आपको व्लॉग्स के थ्रू पता चल जाएगी। कोई भी अगर भूटान ट्रिप प्लान कर रहा है तो वो डायरेक्ट इसी को फॉलो करके आ सकता है। अच्छा, कोई बंदा जैसे पारो एयरपोर्ट पे लैंड करता है फ्लाइट से, तो उसको क्या क्या लेना जरूरी है? उनको भी वही सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। नहीं, गाइड चाहिए उनको? हाँ, गाइड मैंडेटरी है। और ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो फ्लाइट से नहीं आ रहे? फ्लाइट से आ रहे तो उनको तो फिर उधर ही का गाड़ी हायर करना है ना, तो ग्रीन टैक्स उसमें नहीं। अच्छा, गाड़ी हायर करना भी जरूरी है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप गाइड को कहाँ लेके चलेंगे ना, आपके पीछे पीछे तो गाइड रहेगा। सो गाइड मैंडेटरी होने के कारण से आपको गाड़ी हायर करना ही पड़ेगा। तो इन शॉर्ट भाई, फ्लाइट से भी आ रहे हो तो सस्ता मामला नहीं है। 1200 रुपए HDF तो देना ही है, और गाइड के भी पे करने हैं, प्लस एक गाड़ी हायर अलग से करनी पड़ेगी। तो इन सब झंझटों से बचना चाहते हो तो सिंपल है भाई, एक टूर पैकेज ले लो आप इसी एजेंसी से। जैसे भैया का भी मैंने बताया, AV टूर्स करके है, डिस्कवर भूटान। तो आपके पैकेजेस कितने से शुरू हो जाते हैं मिनिमम? हम लोग मिनिमम, जैसे छोटा एक ग्रुप है 6 आदमी का, तो हम लोग 26,500। कितने दिन? 5 नाइट 6 डेज। अच्छा जी। हाँ जी, बागडोगरा टू बागडोगरा विद MAPA प्लान, ब्रेकफास्ट विद डिनर के साथ में हम लोग 3 स्टार प्रॉपर होटल। फ्लाइट्स नहीं इंक्लूडेड? फ्लाइट्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ठीक है। और कोई कपल आना चाहे, 2 लोग, तो कितने का? लोग आना चाहिए तो वो, क्योंकि गाइड और गाड़ी का क्योंकि उनके ऊपर ही होता है, वो डिवाइड नहीं होता है, तो अप्रोक्स कॉस्ट उनको वही 76 to 77,000 आसपास आता है 2 लोगों का। और 5 का कितना बताया आपने? 6 का 26,500 तक पर पर्सन। तो मतलब 6 लोग का हो गया लगभग 140 के आसपास, है ना? तो आपने देखा भाई, भूटान इतना महंगा है कि इतने में आप यूरोप घूम के आ सकते हो आराम से, बट वीजा लगेगा नहीं लगेगा वो अलग बात है। खैर, जिसका मिशन है हर कंट्री में जाना, जैसे मेरा है, तो ऑब्वियसली हमें तो खर्च नहीं पड़ेगा और जाना पड़ेगा। स्पेशली मेरा मिशन है गाड़ी से 100 कंट्रीज ट्रेवल करने का। तो चलते हैं जी, एंट्री देते हैं फिर। लो भाई, अभी एक और बात पता चली, गाड़ी वालों के लिए तो फिर भी सही है, बट अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो 4500 रुपीज ग्रीन टैक्स तो देना ही है पर नाइट। उसके अलावा एक बैकअप वैन भी लेनी पड़ेगी जिसकी फीस है 3500 रुपीज पर नाइट, यानी कि मोटा मोटा 8,000 रुपए आपको पर नाइट पे करने पड़ेंगे अगर आप बाइक से या स्कूटी से ट्रैवल करना चाहते हो। तो अब मैं समझा भाई कि इतने सालों से भूटान कोई भी मोटो ब्लॉगर या फिर कोई भी गाड़ी में आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भाई महंगा इतना हो गया, मतलब लोग अफोर्ड कैसे करेंगे। 10 दिन की ट्रिप के लिए आपको लिटरली भाई 1.25 लाख रुपए तो फीस पे करनी पड़ेगी, फिर रहना खाना अलग है। चलो भाई, हमारे डॉक्यूमेंट भैया ने फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकाल के सब कुछ रेडी कर दिया है, बस अब ये लेकर जाने हैं। आज नहीं, कल। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज का हमारा प्लान है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए फुनशुलिंग में जाने का और उसको एक्सप्लोर करने का। मतलब मैं वो भी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि अगर कोई पैसे पे नहीं करना चाहता, सिर्फ एक नाम के लिए आना चाहता है भूटान की, उसकी कंट्री में भी ऐड हो जाए टोटल लिस्ट की और साथ में फुनशुलिंग भी घूम ले, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो आज हम वो क्लियर करेंगे पहले कि क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वहां पे। मतलब कुछ नहीं देना बेसिकली, तो यही है, सीधा जाके आप फुनशुलिंग में होटल लेके रहो और आसपास घूम लो जो करना है। फिर कल के दिन जो है वो हम पूरा का पूरा प्रोसेस वापस शुरू करेंगे इमिग्रेशन वगैरह का, फिर हम आगे जा पाएंगे थिम्पू और पारो। बाकी किसी को भी कोई भी टूर पैकेज बुक करना है तो भैया का नंबर दे रहा हूँ, आप कर लेना। अच्छा, मेरा नंबर है 9735907558, ये है इंडिया का, और भूटान का अगर आप चाहते हैं तो +97577613168 है नंबर। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी है ना इस नंबर पे। तो आप आने से 15-20 दिन पहले भैया से कांटेक्ट करके अपना जो भी पैकेज है फाइनल कर लेना पूरा। आप गाइड वाइड भी अरेंज करवा दोगे ना सब? हम लोग पैकेज वगैरह सब कुछ कर देते हैं। ठीक। अगर किसी को ऐसा ही सपोर्ट भी चाहिए तो भी वो दे कैन कांटेक्ट में, हम ठीक है। सपोर्ट देते हैं। ठीक है, डन है। चलो हाँ जी, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हो चुके हैं। अब हमारे पास ना 2 तरीके होते हैं, मतलब अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो अलग गेट से एंट्री लेनी पड़ती है, और अगर आप विदाउट गाड़ी या विदाउट बाइक जा रहे हो
तो आपको अलग एंट्री होती है। मतलब कि सोहन जो है वो तो जाएगा पेडिस्ट्रियन वाली एंट्री से, गाड़ी में नहीं जा सकता। गाड़ी में सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है जो ड्राइव कर रहा हो और जिसकी गाड़ी हो। तो इसलिए मैं गाड़ी से क्रॉस करूंगा, ये पेडिस्ट्रियन वाले पाथ से क्रॉस करेगा। लगभग सारी कंट्रीज में ना सेम ही चीज होती है भाई, गाड़ी में हमेशा एक ही अलाउड करते हैं यूरोप को छोड़ के। तो इसलिए पहले ना इसको एंट्री करवाने जा रहे हैं भैया, मैं दोनों ही जा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा पेडिस्ट्रियन वाला रास्ता भी ना आपको दिखा सके कैसा है। वैसे तो सोहन रिकॉर्ड कर लेगा अंदर, बट स्टिल गेट तक तो चलते हैं ना, हम भी तो देख ले। तो देखो भाई गेट तो वो रहा सामने। गाड़ी से अगर आपको जाना है और पैदल जाना है तो इस तरह से ये पतली सी ना गली सी बना रखी है, यहाँ लिखा भी हुआ है इंडिया भूटान पेडिस्ट्रियन गेट, भारत भूटान पैदल यात्री द्वार, गेट नंबर 3 है ये। और भी गेट होंगे इसका मतलब। चलो चलो भैया आगे निकल गए। ये देखो भाई ये है पतली सी गली। तो इंडिया साइड से तो बड़ी गंदी सी हो रही है भाई, देखो साफ सफाई नहीं है। अच्छा ये एग्जिट है, तो जब वहाँ से भूटान से आते हो आप तो यहाँ से एग्जिट होती है। एंट्री के लिए इधर से जाना है। तो यहाँ भी पूरी भाई शॉपिंग वॉपिंग की लगी पड़ी है लाइन, आप देख सकते हो। पर हालत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है, देखना लोगों ने भाई यहीं गुटके थूक रखे हैं। वही है भाई, लोग जब तक खुद से नहीं सुधरेंगे ना, गवर्नमेंट भी कितनी सफाई करवा लेगी। ये दीवार है भाई, ये दीवार के उधर भूटान है। ये भाई ये लंबी सी आपको दीवार दिख रही है, ऊंची, कोई इसको टाप नहीं सकता, काफ़ी ऊंची है। तो इसके जस्ट उधर की साइड में भूटान है। बाकी सब्जियाँ संतरे फेमस है भाई भूटान में, ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये पतली सी लेन में चलते जाएंगे और आगे जाके फिर एंट्री गेट आएगा। मेरे को अंदर तो नहीं जाने देंगे, मतलब जाने भी दे सकते हैं अगर मैं पासपोर्ट दिखा दूं, बट मुझे गाड़ी से एंट्री करनी है, इसलिए मैं यहाँ एंट्री नहीं लूँगा। सिर्फ भैया चले जाएंगे और सोहन की एंट्री करवा के वापस आ जाएंगे, ताकि फिर भैया मेरे साथ चल ले गाड़ी की एंट्री करवाने के लिए। देखो भाई सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, मज़ेदार सी मार्केट है। यहाँ से देखना कितनी लंबी है मार्केट भाई साहब, वो पीछे तक दुकान नहीं है कपड़ों की। एक्चुअल में ना भूटान में सब कुछ इंपोर्ट इंडिया से ही होता है, वहाँ की उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ज़्यादा कुछ। तो ये है जी मेन गेट, यहाँ से एंट्री होगी। चलो भाई जाओ सोहन। इंडियन एसएसबी भी चेक करते हैं, भूटान अच्छा भी चेक करते हैं। ओके, तो इंडिया वाले भी चेकिंग होगी और भूटान वाले से भी चेकिंग होगी। जाओ भाई जाओ। हाँ मैं उनको लेके वहाँ जाऊँगा, आप एक काम करो वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके आ जाओ, सीधा दूसरी तरफ ही मिलूँ ना मैं आपको? आप उसी तरफ। चलो ठीक है, बार बार एग्जिट नहीं करना है। ठीक है आप जाओ फिर। चलो कर लेना ठीक है शूट, थोड़ा बहुत बता देना कैसे। यहाँ से तो बंद है ना। जाओ साथ, यहाँ नहीं गेट के अंदर जाके कर लेना। चलो भाई वो लोग तो चले गए, मैंने थोड़ा सा शूट तो किया था, बट उन्होंने वो वाला पार्ट डिलीट करवा दिया। मतलब गली तक का अलाउड था, लेकिन जो मेन गेट था उसके आगे अलाउड नहीं था, तो इसलिए मजबूरन डिलीट करना पड़ा। तो बस वो जा चुके हैं, मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और मैं गाड़ी से क्रॉस करता हूँ। होपफुली अगर अंदर अलाउड होगा तो सोहन थोड़ा बहुत कर लेगा, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, सिंपल ही प्रोसेस है, अंदर कुछ नहीं है। भैया से ही पूछ लेंगे दूसरी तरफ की क्या क्या हुआ अंदर, ठीक है। लो जी आ गए हम होटल के बाहर, ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो फटाफट से गाड़ी को उठाते हैं और चलते हैं भाई। यार अरे ये क्या लिख गया, कोई क्या लिखा है, सेफ जर्नी सर, नंबर लिख गए, बिग फैन जावेद अली। ओह नाइस यार, थैंक यू जी थैंक यू। और भाई ये जितनी भी गाड़ियों की लाइन है ना, ये सब भूटान जाने के लिए ही है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जैसे मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है तो यहाँ से मैं इसी लाइन में लग जाऊँ, या मुझे पूरा घूम के बहुत पीछे जाना पड़ेगा और वहाँ से लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं रोंग साइड तो जा नहीं सकता भाई, जाना तो यहीं से आगे से घूम के पड़ेगा। तो अब समझ नहीं आ रही बात, क्या करूँ। देखते हैं भाई, लोग अगर प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो यहीं लगा दूंगा गाड़ी बीच में, वरना फिर देखना पड़ेगा क्या जुगाड़ है घूम घाम के जाने का। लेट्स गो भाई चलो। बाकी यहाँ बॉर्डर में भी भाई अच्छी खासी गर्मी है, देखो 26 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये है शाम में थोड़ी सी ठंड हो जाती है, बट दिन में तो गर्मी लगती है, तो जैकेट वैकेट पहनने का मन सा नहीं कर रहा। देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं इन्हीं गाड़ियों के बीच में लगाने की, लगने देंगे तो अच्छी बात है, वरना तो भगवान भरोसे। चलो जी, ओ चढ़ जा भाई सुल्तान। चलो भाई चलो, लगी गए लाइन में, किसी ने कुछ बोला नहीं। चलो भाई एंट्री हो भी गई, बस इंडिया साइड में उन्होंने गाड़ी को चेक किया, डॉक्यूमेंट तो कोई चेक नहीं किया। अब शायद ये भूटान वाले जो है वो QR कोड मांगेंगे, वो जो जनरेट किया था ना हमने। तो देख लो भाई, इतना सिंपल था प्रोसेस, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बट ये प्रोसेस सारा है भाई 24 घंटे के लिए सिर्फ। ये आ गए भूटान वाले टूरिस्ट, यस अनमोल जयसवाल, हाँ जी कपड़े वगैरह ही है सारे। चलो भैया एंट्री हो गई है। ये हमारे गाइड और सोहन सामने वीडियो बना रहे हैं। सोहन किससे बना रहे हो, छोटा फोन कहाँ है?
फिर उससे क्यों नहीं बना रहे? हाँ तो बस उन्होंने QR कोड स्कैन किया भाई और हो गया काम, यहाँ पे कुछ नहीं करा। और इसके अलावा हाँ तो मैं बता रहा था अभी ये सिंपल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये 24 घंटे वाला ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफर है। मतलब आप फुनसुलिंग तक ही घूम सकते हो और उसके बाद आपको फिर 24 घंटे के अंदर अंदर भूटान को एग्जिट करना पड़ेगा अगर सिर्फ इस प्रोसेस से आ रहे हो। अगर आपको आगे जाना है तो वो परमिट वगैरह जो मैंने बताया ना आपको, तीनों चीजें फीस पे करके गाइड लेके तब आप आगे के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। उसका क्या प्रोसेस है, गाइड वगैरह हमें मिल गए हैं और मैंने कल आपको जो रेट बताया था उसी रेट के अराउंड में आपको गाइड मिल जाएगा यहाँ पे। जितने दिन के लिए भी आपने करना है उस हिसाब से कर लेना। तो चलो अब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, अपना इमिग्रेशन वगैरह का स्टैंप फिर अब वो जब ही होगा ना जब हम इमिग्रेशन करेंगे। तो अभी आप समझ लो हम एक तरह से टेम्परेरी विजिट के लिए आए हैं थोड़े टाइम के लिए। अगर आपको प्रॉपर घूमने के लिए आना है तो फिर आपको प्रॉपर इमिग्रेशन भी करवाना पड़ेगा, स्टैंप भी लगेगा पासपोर्ट पे। और वोटर कार्ड वालों के नहीं लगेगा स्टैंप है ना, उनका एक अलग से पेपर निकलेगा। अच्छा उनके लिए अलग से कागज आएगा भाई और वहाँ पे स्टैंप मारे मतलब उस पे स्टैंप होगा। तो भाई देखो वो राइट साइड में शेड के पीछे पेट्रोल पंप, ये वाली जो बिल्डिंग है ना ये है मेन इमिग्रेशन की बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमारा मेन इमिग्रेशन होगा। अभी फिलहाल ये चेकिंग हो रही है। QR हो गया, हाँ थैंक यू। चलो भाई QR कोड हो चुका था क्योंकि स्कैन तो इन्होंने कुछ नहीं करा। और लो जी लो, एक तरह से आप कह सकते हो ऑफिशियली हम भूटान में एंटर हो चुके हैं अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके। अब इसके बाद हम 24 घंटे तक यहाँ पे कहीं भी घूम सकते हैं और अगर ज़्यादा घूमना तो मैंने आपको बता ही दिया। तो भाई ये सारी बिल्डिंग जो आप देख रहे हो अब ये पूरी भूटान की है। वो सामने देख रहे हो राइट साइड वाली बिल्डिंग TO करके लिखा है, टाशी बैंक है इसका नाम भाई। तो काफ़ी ना सिमिलैरिटीज़ लगेगी आपको यहाँ पे और तिब्बत में घूम के, राइट या यूटर्न। बाकी देखोगे तो हर चीज़ें हर बोर्ड वगैरह ना इंग्लिश में लिखे हुए हैं और लोगों को यहाँ पे ना हिंदी भी समझ आ जाती है। तो मतलब आप हिंदी में भी बात करोगे तो लोग समझ जाएंगे। अब प्रॉपर भूटान के अंदर जाके समझ पाएंगे या नहीं उसका नहीं कह सकता मैं, पर हाँ बॉर्डर वाली ये जो एरिया है यहाँ पे तो लोग समझ जाते हैं हिंदी आराम से। और इंग्लिश तो आती है सबको। वैसे भूटनीस बोलते हैं ना या जोंखा, यहाँ का जोंखा लैंग्वेज है जोंखा। जोंखा है भाई यहाँ की नेशनल लैंग्वेज। आपको आता है बोलना? थोड़ा बहुत। हेलो को कैसे बोलेंगे? एक्चुअली कुसु ज़ांगपो बोलते हैं। कुजू जाम्पो मतलब हेलो। हेलो। अच्छा और थैंक यू बोलना? काटिंछे बोलते हैं। काटिंचे को बोलते हैं जी थैंक यू। तो अभी हम फिलहाल भाई होटल ले रहे हैं यहाँ फुनशुलिंग में क्योंकि अभी हमारा प्लान यहीं पे है स्टे करने का। आज अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को क्योंकि जो भी लोग 24 घंटे के लिए आना चाहते हैं ना उनको बता दूं मैं फुनशुलिंग कैसा है, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, होटल वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे। क्या नाम है होटल का जिसमें हम जा रहे हैं? लेक फेल नाम है भाई होटल का, वहाँ जा रहे हैं। बाकी रोड एंड ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो भाई सेम टू सेम इंडिया वाले ही है। मतलब आप लेफ्ट रोड पे ही ड्राइविंग करोगे और स्टीयरिंग व्हील भी सब गाड़ियों के राइट साइड वाले ही है एग्जैक्ट। तो वैसे तो ना भूटान में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती गाड़ियों की सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट ही होती है ज़्यादातर इंडिया वगैरह से। और दूसरी चीज़ यहाँ पे भाई हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, तो हॉर्न जितना हो सके अवॉइड करो। और साथ ही साथ ओवरटेकिंग करना भी अलाउड नहीं है। तो लोगों के अंदर ना ड्राइविंग की सेंस अच्छी है यहाँ पे, तो आप भी उसी हिसाब से चलाना भाई। वो दिल्ली गुड़गांव वाली हरकतें मत करना ही कहीं भी लेन में से निकाल के घुसा दी और हॉर्न बजाए जा रहे हो। तो लोग हर कोई यहाँ पे लेन ड्राइविंग फॉलो करता है इधर, राइट। और स्पीड लिमिट आप बता रहे थे 30-40 की है ज़्यादातर रोड। तो मेजोरिटी रोड्स पे भाई सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ पे, क्योंकि एक तो हिली एरिया है, पर फिर स्टिल भी इंडिया में भी हिली एरिया है, वहाँ पे तो 40 नहीं है भाई, ज़्यादा ही होती है थोड़ी बहुत। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम है। और अगर तोड़ोगे स्पीड लिमिट तो कैमरे लेके खड़े होते हैं वो स्पीड गन वाले, तो आपका चालान कर देंगे रुकवा के भाई हाथों हाथ। तो इसलिए थोड़ा सेफ रहेंगे। कितने का चालान होता होगा यहाँ भैया? 1700 रुपये का मिनिमम चालान होगा भाई अगर आपने यहाँ पे ऐसे कुछ हरकतें करी स्पीडिंग वगैरह की। तो इसलिए अपना आराम से चलो। बड़ा है यार ये भी शहर, जयगांव से बड़ा है ना फुनसुलिंग मेरे ख्याल। हाँ बड़ा है। यहाँ पे होटल वगैरह भी काफ़ी दिख रहे हैं मेरे को। पूरे भूटान में 3 स्टार प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी भाई आपको, और साथ ही साथ एक गाइड होना आपके साथ कंपलसरी है। वो गाइड अभी हमें मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे, उनसे भी मिलवाते हैं फिर। ये देखो भाई ये इंडिया वाले हैं जो ओवरटेकिंग कर रहे हैं। भूटान की नंबर प्लेट आपको पूरे वेट करते हुए दिखेगी लाइन में, लेकिन इंडिया वाले ही जो है ना उन्हीं की चुल होती है थोड़ी सी ज़्यादा, और वो ऐसे फिर ओवरटेक मारते हैं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चार्जिंग का भूटान में। सही है भाई, मतलब आप ईवी गाड़ी भी लेकर आ सकते। फिर तो ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ता होगा? नहीं देना पड़ता है ये तो नाम का है भाई फिर भूटान में ग्रीन टैक्स, इसका नाम ही चेंज कर दो फिर तो, क्योंकि ग्रीन टैक्स का मतलब है आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है इसलिए वो आपसे पैसे ले रहे हैं। बट इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पोल्यूशन क्या ही करेगी, तो उसके भी है भाई 4500 रुपये। और अच्छा इंडियन ऑयल ही है यहाँ भी, रेट सस्ता है। बताओ भाई, इंडिया वाले इंडिया में ही महंगा बेच रहे हैं और दूसरे देशों में आके सस्ता बेच रहे हैं। इंडियन ऑयल का ही फ्यूल स्टेशन। तो भाई ये पूरा फुनसुलिंग का एरिया देख लो कितना बड़ा एरिया है, और अच्छे से बसावट हो रखी है। टूरिस्ट के लिए भी ना प्रॉपर जुगाड़ है यहाँ पे।
लो जी, होटल पहुंच गए हम अपने, लेक फैल होटल। ये देखो भाई, इस तरह की बिल्डिंग है। और ज़्यादातर आपको भूटान में जो बिल्डिंग्स दिखेगी ना भाई, वो थोड़ी ना ट्रेडिशनल स्टाइल की दिखेगी। मतलब उनकी जो खिड़की दरवाजे है ना, वो ऑलमोस्ट सेम से लगेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे ना ये रूल है कि आप अपने डिज़ाइन का कोई भी आउटसाइड घर में नहीं कर सकते। इन अंदर तो हम जैसा मर्जी बना सकते हैं ना, घर के अंदर जैसा मर्जी आप बना सकते हो। मतलब हाँ, आप मतलब जो भूटान के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं, बट जो घर के बाहर का एक्सटीरियर है ना, वो भाई डिट्टो सेम होना चाहिए। सारी बिल्डिंग्स का रूल है यहाँ पे ऐसा, ताकि पूरा देश सेम सा लगे ना। चलो भाई, यहाँ पे लगा दी हमने गाड़ी अपनी, लेट्स गो। चलो जी। ओ अच्छा यार, होटल तो बढ़िया है काफ़ी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि भूटान में मिनिमम 3 स्टार होटल आपको लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप गाड़ी में कैंपिंग कर लो या कोई भी नॉर्मल वो ले लो। हेलो, ओके ओके, हेलो हेलो हेलो, वेलकम के लिए आपको। थैंक यू। तो जब आप नेपाल जाओगे, तिब्बत जाओगे, भूटान आओगे या नॉर्थ ईस्ट भी जाओगे ना इंडिया में, तो आपका इसी तरह से स्वागत किया जाता है। ये वाइट कलर का स्कार्फ या जो भी आप कहना चाहो वैसा होता है। किसके पीस की वो होती है ना, शांति का वो होता है ना, वैसा कुछ है। तो हम नेपाल गए थे, वहाँ भी किया था। तिब्बत में भी हमारे जब गाइड मिले थे बॉर्डर पे, उन्होंने भी इसी तरह का पहनाया था। एंड यहाँ पे भी तिब्बत चाइना एक ही तो बात है। चाइना में कौन सा गाइड नहीं करा, मेरे को तो नहीं याद, नहीं करा, उन्होंने ही किया था तिब्बत वालों ने। बाकी साथ में भाई ये भी दिया इन्होंने अपना पैम्पलेट सा, और एक कार्ड भी है। तो बुकिंग आप करना चाहो कर लो, बाकी भैया तो करवा ही देंगे आपको पूरा पैकेज वगैरह। चलो रूम देखते हैं भाई कैसा है। 2 सेपरेट बेड है ना। हाँ, कॉफ़ी तो भाई अभी कॉफ़ी वगैरह आएगी फिर जाएंगे रूम में। और भाई अभी तक तो फिलहाल हमारी जो एयरटेल की सिम है, जियो की सिम है, दोनों पे ही फुल नेटवर्क आ रहे हैं। और एयरटेल का तो 4G इंटरनेट भी चल रहा है। ये देखो, स्पीड भी अच्छी खासी है भाई। सही है ना। बट ऑब्वियसली फुनचुलिंग से आगे नहीं चलेगा थिम्पूपारो में, शायद से चल गया तो दिखाई दूंगा। बट स्टिल हम यहाँ की एक सिम कार्ड ना खरीद ही लेंगे, ताकि यहाँ पे भी कॉलिंग वॉलिंग करनी पड़े, कुछ इमरजेंसी हो या नेट हो, ड्राइविंग करते टाइम मैप वगैरह लगाना हो, तो इतना तो फ़ोन में होना चाहिए। वैसे हर होटल में वाईफाई मिल जाएगा अच्छी स्पीड वाला, बट स्टिल सिम भी है ज़रूरी। अच्छा, इसके जियो के नेटवर्क चले गए भाई, बट मेरे दोनों ही नेटवर्क बी मोबाइल पर शिफ्ट हो गए हैं। एयरटेल वाला हो गया बी मोबाइल और जियो वाला हो गया BTB मोबाइल। तो पता नहीं क्या चक्कर है, कहीं मेरा बिल वाला है भाई वो पैसे वैसे ना जोड़ दे इतने फालतू के, तो बंद ही कर देता हूँ नेटवर्क। तो जी ये रूम है हमारा 306। रूम टूर दे देता हूँ आपको एक बार जल्दी से। नाइस, काफ़ी बड़ा रूम है भाई साहब। ये यहाँ पे वॉशरूम है, बाथटब भी लगा हुआ है छोटा सा, और 2 बेड है। और ये 2 बेड वो वाले नहीं है, छोटे वाले, थोड़े बड़े साइज़ वाले भी 2 बेड है अलग अलग मस्त। और टेबल है, टीवी, बाकी AC की ज़रूरत पड़ेगी नहीं शायद। और उधर एक वार्डरोब है। बाकी यहाँ से हमें अपनी गाड़ी भी दिखती रहेगी फ्रंट में। आई गेस उधर की साइड है, दिख नहीं रही है यहाँ से, यहाँ लगा दूंगा तो दिख जाएगी फिर। बाकी भाई रूम के प्राइस की बात करें तो विद ब्रेकफास्ट 2 लोगों का ये आपको रूम पर नाइट 4000 रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि एक प्रॉपर 3 स्टार होटल है भाई, जिसमें आपको बेड भी ना 2 बड़े बड़े मिल रहे हैं, सिंगल वाले भी। तो अच्छा है यार, मतलब उस हिसाब से 4000 रुपये। मतलब ऑब्वियसली अगर आप बजट ट्रैवलिंग में देखोगे तो अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि बजट ट्रैवलिंग का तो मतलब है 1000-1500 रुपये वाले रूम्स। बट भूटान में जैसे कि मैंने बताया रूल है, मिनिमम 3 स्टार प्रॉपर्टी आपको लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से तो फिर 4000 या 3000 या 2500 तो आपको खर्च नहीं पड़ेंगे यहाँ मिनिमम। चलो जी, सबसे पहले तो हम जा रहे हैं यहाँ पे फेमस सस्पेंशन ब्रिज है वो देखने के लिए। उसके बाद फिर टाउन में जाएंगे, आपको फुनचुलिंग शहर घुमाते हैं थोड़ा बहुत, और एक मोनेस्ट्री भी है वो देखते हैं। या तो आज ही अगर अंधेरा नहीं हुआ तो चले जाएंगे, वरना कल सुबह जाएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूं, आज हम इमिग्रेशन नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आज ही हमने इमिग्रेशन कर ली तो आज से ही हमें वो HDF वाली फीस भी पे करनी पड़ेगी, ग्रीन टैक्स भी पे करना पड़ेगा और गाइड भी लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे आज के 8-9 हज़ार रुपये वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम वो सब नहीं करते तो आज हम फ्री में घूम सकते हैं फुनचुलिंग, तो क्योंकि निकलना तो हमें थिम्पू के लिए कल ही है ऑब्वियसली। तो इसलिए आज इमिग्रेशन वगैरह ना करके कल सुबह इमिग्रेशन करेंगे 7:30-8 बजे। आप वो देखोगे इसी व्लॉग में ही सारा कुछ, बट उसके बाद फिर हम थिम्पू के लिए निकलेंगे। तो अभी चलते हैं, फिलहाल आपको फुनचुलिंग को घुमाता हूँ थोड़ा सा।